Assalamu alaikum students, this is our lecture number 23 and the subject is strategy for human resource management. Let's revise what we did in the last lecture. In the last lecture we were discussing about what is pay, what are the types of rewards, and then we also discussed about compensation administration and job evaluation methods, then compensation surveys, wage curve and wage structure. So basically in the last lecture we were discussing कि लोग काम क्यों करते हैं. जब भी आप कोई काम करने लगते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए इसमें क्या है, मुझे इससे क्या फायदा होगा काम करके. तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस को चाहिए कि जब वो एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो उसकी स्किल, उसकी नॉलेज, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको जो है आपने पे करना होता है, रिवॉर्ड देना होता है ताकि वो आपके साथ काम करता रहे. उसके लिए हमने फिर डिस्कस किया कि किस किस किस्म के जो है रिवॉर्ड प्लान्स हो सकते हैं. इंट्रिंसिक हो सकते हैं, एक्सट्रिंसिक हो सकते हैं. इंट्रिंसिक कौन कौन से प्लान्स हो सकते हैं? जो इंटरनल सेटिस्फेक्शन के साथ रिलेटेड हो एम्प्लॉय की. एंड एक्सट्रिंसिक कौन से हैं? जो जॉब से खुद नहीं आते, इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं, बट दे कम आउटसाइड द जॉब, फ्रॉम आउटसाइड द जॉब. ये जॉब के अलावा जो चीजें हैं, लाइक आपकी सैलरी है, आपको बोनसेस मिलते हैं, आपको पर्क्स मिलते हैं, ये सारे आपके एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स हैं. देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होते हैं कुछ जिनमें फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, मनी इज इन्वॉल्व, पैसा इन्वॉल्व होता है. एंड द अदर वन नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स जिनमें पैसा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, बट जैसे आपका ऑफिस फर्निश कर दिया या आपको सेक्रेटरी मिल गया, तो दीज आर योर नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स. Then we talked about what is compensation administration. ऐसी एक्टिविटीज करना जिनसे आपका प्रेजेंट एम्प्लॉय रिटेन रहे, आपके पास ही रहे, काम करता रहे, और आपके पास नए एम्प्लॉयज जो हैं वो अट्रैक्ट हों. उस पूरे प्रोसेस को हम compensation administration कह देते हैं. Then we talked about job evaluation कि जब आपने जॉब एनालिसिस किया, what we discussed in the starting lectures, कि जब आपने जॉब एनालिसिस कर लिया है, आपके पास जॉब स्पेसिफिकेशन आ गई है, जॉब डिस्क्रिप्शन आ गई है. अब उन दोनों की बेस पे आप ये देखें कि जॉब की वर्थ क्या है. अगर आपने क्लर्क रखना है तो उसको कितने पैसे देने हैं, जीएम हायर करना है तो कितने पैसे देने हैं, सीईओ हायर करना है तो कितने पैसे देने हैं. तो जब ये आप डिटर्मिन कर लेंगे कि इस जॉब को इतने पैसे देने हैं, तो आपने जॉब को एवेलुएट कर लिया, आपने जॉब एवेलुएशन कर ली. तो ये हमने फिर देखा कि किस तरीके से हो सकती है. देन वी टॉक्ड अबाउट जॉब एवेलुएशन मेथड्स. कई लोग जो हैं ऑर्डरिंग मेथड में जॉब को एवेलुएट करते हैं, 1 2 3 4 स्टार्टिंग फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. कुछ लोग उसको डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर देते हैं. देन पॉइंट मेथड हमने देखा कि पॉइंट मेथड में डिफरेंट आपने पॉइंट्स बनाए होते हैं, उसमें आप जॉब्स को रैंक या ग्रेड कर देते हैं. देन कॉम्पनसेशन सर्विस की हमने बात की कि ये काम करने से पहले, जॉब्स की इवैल्यूएशन करने से पहले, कॉम्पनसेशन सिस्टम बनाने से पहले आपने ये देखना है कि मार्केट में इन जॉब्स की सेम बिहेवियर एग्जिबिट करके एक टास्क को कंप्लीट करने की क्या प्राइस है, क्या पे लोग दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस क्या पे कर रही हैं उस जॉब का. देन यू विल बी एबल टू गिव देम प्रॉपर सैलरीज, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होंगी. देन वी टॉक्ड अबाउट वेज कर्व एंड वेज स्ट्रक्चर. क्या आप वेज कर्व, एक कर्व बना लेते हैं आपके ग्राफ पे, एक साइड पे आपने पॉइंट्स लिखे होते हैं, दूसरी तरफ आपने पर आवर या पर मंथ सैलरी लिखी होती है. तो उस हिसाब से आप फिर वेज कर्व बना लेते हैं जो लीड करती है आपको वेज स्ट्रक्चर बनाने में, कि उसमें आप ग्रेडिंग कर देते हैं कि जिसके 100 से 200 तक पॉइंट्स हैं वो ग्रेड 1 है, जिसके 200 से 300 है ग्रेड 2 है. वो हमने डायग्राम के साथ इसको डिस्कस किया था. सो आवर टॉपिक इज स्टिल द सेम, एस्टैब्लिशिंग रिवॉर्ड्स एंड पे प्लान्स. But what are the new topics we are going to study in this lecture? Let's start. Now, special cases of compensation.
कि कॉम्पनसेशन में जो स्पेशल केसेस हैं, किस किस किस्म की कॉम्पनसेशन जो है वो आप कर सकते हैं, वो क्या है, और उनके फायदे, नुकसानात और उनका क्या तरीका है बनाने का, क्या करने का, उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसेंटिव कॉम्पनसेशन प्लान्स। कि इंसेंटिव के जो कॉम्पनसेशन प्लान्स हैं वो हैं क्या क्या। इंसेंटिव खुद क्या होता है? इंसेंटिव है कि एडेड मोटिवेशनल फैक्टर। मसलन incentives can be added to the basic pay structure to provide rewards for performance. Let's suppose एक एम्प्लॉय जो है वो आपके पास सैलरी ले रहा है 10,000 रुपीज 10,000 इज हिज और हर सैलरी। ये उसकी बेसिक पे है, ये उसने लेनी है। आप उसको आफ्टर 1 ईयर इसको कर देते हैं 11,000। तो ये जो आपने 1,000 का डिफरेंस क्रिएट किया है, दिस 1,000 का डिफरेंस जो है, दिस इज द इंसेंटिव कि वो आपके साथ काम करता रहे, ताकि वो आपके साथ मोटिवेटेड रहे, कमिटेड रहे उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये हमारे इंसेंटिव प्लान्स होते हैं कुछ, कि हम उसको ऐड करते रहते हैं सैलरी को, ताकि एम्प्लॉयज आपके साथ काम करते रहे। देन हम देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप्स के इंसेंटिव प्लान्स हमारे पास हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। दूसरे आएंगे हमारे पास जो वो ग्रुप इंसेंटिव्स होंगे। तो इंडिविजुअल इंसेंटिव्स में कौन कौन से मजीद आगे सब डिवाइडेड हैं। उसमें मेरिट पे प्लान है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो नॉर्मली क्या होता है, एनुअल इंक्रीजेस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंसेस। जो एनुअली आपकी पे इंक्रीज करती है, कि आपने यहां देखा कि ईयर 2012 में एक जो है वो 10,000 ले रहा है, देन 2013 में उसी पोस्ट पे, सेम ऑर्गेनाइजेशन सेम पोस्ट, 12,000 सैलरी हो जाती है। 2014 में देन इट्स मूव्ड ऑन टू 13,000। तो इस तरीके से क्या है, ये एनुअली आपकी सैलरी में इंक्रीज आ रहा है। दैट इज योर मेरिट पे प्लान, कि आप हर साल एक मेरिट के वाइज एक जो है वो पे को इंक्रीज करते रहते हैं। देन पीस वर्क प्लान, इसको ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। पे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड टिपिकली इन अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। आपको कह देते हैं कि एक दिन में आप अगर 20 पीसेस करेंगे प्रोड्यूस, तो आपको 10 रुपीज के हिसाब से 200 उसका वेज मिल जाएगी, सैलरी मिल जाएगी। तो ये क्या है, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान्स हम कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि अगर आपने इसकी जगह पे 30 कर लिए पर डे, तो फिर आपका इंसेंटिव जो है वो 1 रुपी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो आपको उस हिसाब से जो है वो सैलरी मिल जाएगी। तो ये आपके सारे जो है किस तरीके से इसमें कितना ऐड आ जाएगा, प्लस 30 रुपीज आ जाएगा। तो 30 रुपीज का जो एडअप इसमें होता है वो आप कह देते हैं कि आपको इसमें मजीद फायदा हो गया। अब ये आपके पीस वर्क प्लान होता है, ये टिपिकली टाइम स्पेसिफाइड होता है कि एक दिन में इतना काम किया तो इतने पैसे, अगर इतना काम किया तो इतने पैसे। दैट मीन्स कि टाइम की सेविंग हो जाती है आपके पास। टाइम सेविंग्स, बोनसेस एंड कमीशंस, कि अगर आपने टाइम सेव किया तो उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। और फिर कमीशंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, वो क्या थी कि अगर आप 100 यूनिट्स सेल करते हैं तो आपको 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ये आपका एक्स्ट्रा इंसेंटिव है कि आप ज्यादा सेल करें। फिर 200 किया तो इतना इंसेंटिव है। तो उस हिसाब से आपके ये इंडिविजुअल इंसेंटिव्स है। अब इंडिविजुअल इंसेंटिव्स जो हैं वो काम कहां आते हैं, वर्क बेस्ट वेयर क्लियर ऑब्जेक्टिव्स कैन बी सेट एंड टास्क्स आर इंडिपेंडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें, टास्क आर इंडिपेंडेंट। टास्क इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि वर्कर ए जो है वो अपना काम कर रहा है, उसका अपना काम है, वर्कर बी जो है वो अपना काम है। इसकी इवैल्यूएशन अलहदा होगी, इसकी इवैल्यूएशन अलहदा होगी, इनकी इवैल्यूएशन एक जगह पे इकट्ठी नहीं होगी। लेट्स सपोज इसके जो डिपेंडेंट काम है वो क्या होता है कि ए एंड बी मिल के कितने नंबर ऑफ यूनिट्स बेचते हैं, 200। तो दिस इज डिपेंडेंट बिकॉज ए और बी ने मिल के बेचा है। तो दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट वर्क। यहां क्या है, ए अपने यूनिट्स बेच रहा है, बी अपने यूनिट्स बेच रहा है, तो इनके काम इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ग्रुप्ड काम नहीं है। तो ये वहां ज्यादा बेहतर होता है जो इंडिविजुअल इंसेंटिव है, जहां आपके काम जो है इंडिपेंडेंट होते हैं। यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स फॉर दैट वर्क, बिकॉज उसमें फिर आप सही तरीके से एनालिसिस नहीं कर सकते कि किसने कितना काम किया और किसने कितना काम नहीं किया। तो इस वजह से ये होते हैं हमारे पास। देन द सेकंड टाइप इज ग्रुप इंसेंटिव्स।
इसमें क्या करते हैं आप, इंसेंटिव्स कैन बी ऑफर्ड टू ग्रुप्स रादर देन इंडिविजुअल्स व्हेन एम्प्लॉइज टास्क आर इंटरडिपेंडेंट एंड रिक्वायर कोऑपरेशन। आपने कहा कि 200 आपने प्रोडक्ट्स सेल करनी है, बट कितने लोगों को कहा, ग्रुप को, ग्रुप ने मिलकर सेल करनी है। वो क्या करेंगे, एक ग्रुप मेंबर जो है उसमें से डिलीवरी करेगा, एक ग्रुप मेंबर जो है वो टेलीफोन पे कस्टमर से बात करेगा, एक कस्टमर कंप्लेंट को देख लेगा, एक कुछ और कर रहा है। तो ये सारे ग्रुप मेंबर्स जो हैं ये मिल के एक एंड में ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं। तो इनको फिर जब आप रिवॉर्ड करने लगेंगे, इंसेंटिव देने लगेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे इंडिविजुअल नहीं देंगे, पूरे ग्रुप को इंसेंटिव देंगे, ताकि जो सारे ग्रुप ने मिलकर काम किया सारे ग्रुप को आप इंसेंटिव दे दें। उसमें आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होती हैं, लेट्स डिस्कस। प्लांट वाइड इंसेंटिव्स। प्लांट यहां मतलब है कि पूरा प्लांट, जो मशीन्स लगी होती हैं, प्लांट होता है जहां आपने प्रोडक्शन करनी होती है, या जो भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट होता है आपका, उसको प्लांट वाइड इंसेंटिव्स आपके क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट एम्प्लॉय एफर्ट्स टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स सच एज कॉस्ट रिडक्शन। जो आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए मिल के जो है एफर्ट करते हैं, और एम्प्लॉयज की तरफ से वो एफर्ट आता है एज अ ग्रुप फॉर्म में, कि सारे एम्प्लॉयज ने मिलके, हर डिपार्टमेंट ने मिलके ईयर एंड पे कॉस्ट सेविंग कर ली। लेट्स सपोज आपने यहां एक कॉस्ट डिटरमिन की थी कि 2015 में जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी दैट इज गोइंग टू बी 20 मिलियन। ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आपने डिटरमिन की, आपने एस्टिमेट की कि 2015 में 20 मिलियन कॉस्ट आएगी। अब एम्प्लॉयज जो हैं, एम्प्लॉयज आपके क्या करते हैं कि दे कंबाइनली पुट सम एफर्ट, मेहनत करते हैं और ज्यादा जो है अपनी इनपुट देते हैं। एंड व्हेन यू सॉ इन द एंड ऑफ द 2015 कि आपकी जो 18 मिलियन जो है वो कॉस्ट आई है मैन्युफैक्चरिंग। तो अब हुआ क्या है कि 2 मिलियन का जो है वो सेव किया है किसने, एम्प्लॉयज की वजह से, एम्प्लॉयज के एफर्ट की वजह से, बिकॉज यू वर डिटर्मिनिंग कि 20 मिलियन कॉस्ट आएगी, बट कॉस्ट कितनी आई है 18 मिलियन। तो 2 मिलियन जो सेव हुआ है उसमें से फिर आप क्या करते हैं कि आप ग्रुप को, आप पूरे जो एम्प्लॉयज हैं आपके प्लांट वाइड, पूरे प्लांट में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं सबको उसमें से कुछ ना कुछ इंसेंटिव देते हैं। अब उसमें कॉस्ट रिडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो स्कैलन प्लान है एक। वो प्लान क्या है कि सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉय कमेटीज सजेस्ट लेबर सेविंग इंप्रूवमेंट्स। वही बात आ जाती है, आपने डिटरमिन की थी 20 मिलियन आपको स्पेंड करना पड़ेगा 2015 में, 20 मिलियन, लेकिन आपको सुपरवाइजर्स ने और आपने कुछ एम्प्लॉय कमेटीज बनाई होती हैं कि 10-15 एम्प्लॉय एक कमेटी है और वो बाकी अपने एम्प्लॉयज को देखते हैं। अब सुपरवाइजर ने और एम्प्लॉय की जो कमेटी आपने बनाई है उन्होंने आपको ऐसी सजेशंस दी कि ये तरीका है हमारे पास लेबर को सेव करने का, कि पहले हमारे पास अगर 20 लोग काम कर रहे हैं और हमें 25 और चाहिए फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर के लिए, तो हम 25 में जो 5 एक्स्ट्रा जो कॉस्ट करेंगे वो हम नहीं करते, बल्कि इन 20 से इतना एफिशिएंटली, इतना इफेक्टिवली काम लेते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो 5 और एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है। ये सजेशन आपको कहां से आ रही है, एम्प्लॉय कमेटी से एंड सुपरवाइजर से। अब अगर तो ये सजेशन काम आ जाती है और आप कॉस्ट सेव कर लेते हैं, तो दैट मीन्स कि ये स्कैलन प्लान आपका जो है वो कंप्लीट हुआ है, और उसकी वजह से फिर आप पूरे ग्रुप को रिवॉर्ड करते हैं, पूरे ग्रुप को कोई ना कोई बेनिफिट ऐसा देते हैं जो इनकरेज रहे, वो मोटिवेटेड रहे। देन इम्प्रो शेयर एक चीज है, फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिटरमिन बोनसेस बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट सेविंग। ये भी ऑलमोस्ट वही चीज है, लेकिन इसमें फिर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि इतनी कॉस्ट हमने सेव की तो उसका इतना परसेंटेज जो है वो हम एम्प्लॉयज को जो है एज अ बेनिफिट, एज अ रिवॉर्ड दे देते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप इंसेंटिव्स का आ गया। पहले हमने इंडिविजुअल इंसेंटिव का पढ़ा और फिर ग्रुप इंसेंटिव का पढ़ा। नाउ पेइंग फॉर परफॉर्मेंस, सैलरी आप दे रहे हैं, वर्क्स दे रहे हैं, बट परफॉर्मेंस बेस्ड भी कुछ चीजें होती हैं कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको एक्स्ट्रा पे करें, अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको थोड़ा रिडक्शन भी कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास,
पे इज बेस्ड ऑन सम मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी ना किसी तरीके से आपने मेजर किया हो कि परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है। लेट्स सपोज एक एम्प्लॉय है जो पहले 200 प्रोडक्ट्स बनाता है, he is making 200 products. Now after 1 month, after 2 months, he has started making 250 products. तो ये क्या हुआ है? Clearly we have seen that 50 products का increase आ गया है। किसकी तरफ से? एम्प्लॉय की तरफ से। तो this means that performance has increased. ये measure किया हमने performance की increase को, और now we can surely say कि इसने performance increase की है। That is why we are going to pay him some extra reward, some extra money, some extra non-financial benefits, या जो भी हो सकता है। तो measure should be there कि आपने कोई ना कोई measuring tool रखा हो, कोई किसी ना किसी तरीके से उसको measure किया हो। Then common performance measures are, क्या करते हैं आप? piece rate plans, कि आप piece rate के हिसाब से उसको पे करते हैं, इतने pieces बना लिए, इतनी सैलरी होगी। Then gain sharing, gain sharing का क्या मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी परफॉर्मेंस की वजह से, based on employees performance, organization has made some money, has saved some cost, तो gain किया है। ऑर्गेनाइजेशन ने गेन क्या किया? लेट्स सपोज 2000 रुपीज गेन किया है, तो गेन में से उसने कहा कि ठीक है 2000 मैंने गेन किया है, लेट्स शेयर 500 रुपीज विद द एम्प्लॉई, जिसकी वजह से, जिसकी परफॉर्मेंस की वजह से 2000 हमने सेव कर लिया। उस 2000 में से हम 500 रुपीज अगेन एम्प्लॉय को वापस कर देते हैं, एम्प्लॉय को शेयर कर लेते हैं उसके साथ कि तुम्हारा इसमें ये हिस्सा बनता है। तो उससे मोटिवेशन भी होती है और मजीद परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज होती रहती है। देन वेज इंसेंटिव प्लान्स, जो आप पर आवरली बेसिस पे दे रहे होते हैं, कि इसमें बहुत सारी और मेथोडोलॉजीज हो सकती हैं, बट अगर आप 8 आवर्स काम कर रहे हैं तो आपको $5 पर आवर मिलेगा, और अगर आप 9 आवर्स काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको कहेंगे हम आपको $6 पर आवर दे देते हैं। अब ये आपका वेज इंसेंटिव प्लान है कि वेज में आपने कोई नया इंसेंटिव ऐड कर दिया। प्रॉफिट शेयरिंग सेम एज गेन शेयरिंग, बट द डिफरेंस इज कि गेन किसी एक एम्प्लॉय, किसी एक ग्रुप की परफॉर्मेंस की वजह से जो स्पेशल गेन आपको हुआ था, जो आप शायद अज्यूम नहीं कर रहे थे, उसमें से आपने उसको शेयर किया। बट प्रॉफिट शेयरिंग इज अनदर मेथड कि जिसमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपको स्टार्ट में बता देती है कि जितना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी उसको 20% हम एम्प्लॉयज के साथ शेयर करेंगे, 10% एम्प्लॉयज के साथ शेयर करेंगे, 5% डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसीज। जिस तरह वॉलमार्ट एक कंपनी है, इट्स अ मल्टीनेशनल स्टोर, जो क्या करता है, उसने प्रॉफिट शेयरिंग रखा होता है। एम्प्लॉयज के एफर्ट से मिलके ऑब्वियसली एम्प्लॉयज अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बनाएगी। तो अगर वो प्रॉफिट ज्यादा बनाएगी तो एम्प्लॉयज को उतनी सैलरी, उतने पैसे, उतना जो है फाइनेंशियल रिवॉर्ड वो ज्यादा मिल जाएगा। तो ये एक टाइप है। देन लम सम बोनसेस, कि आप 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद लम सम मीन्स एक ही दफा इकट्ठे पैसे कुछ उनको आप दे देते हैं बोनसेस की फॉर्म में। दिस इज यूजुअली प्रैक्टिस्ड after every 6 months and after every 1 year, because end of the year और mid of the year आप अपने एम्प्लॉयज को जो है वो equal to 1 पे, equal to 2 pays, equal to 3 pays, depending upon किस किस्म की कंपनी है, क्या उनकी पॉलिसीज हैं, आप उनके साथ लमसम बोनसेस शेयर करते हैं। Now paying for performance again, competency based compensation। कॉम्पिटेंसी क्या है कि स्पेशल कोई ऐसी स्किल, कोई स्पेशल कैपेबिलिटी उस एम्प्लॉय की जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है, जिसकी वजह से अपनी जॉब परफॉर्म करने में वो एट ईज होता है, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। रिवॉर्ड्स फॉर स्किल्स, नॉलेज एंड बिहेवियर्स। इफ यू आर एग्जिबिटिंग सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर योर जॉब, तो आपको वो, आपकी वो कॉम्पिटेंसी है। अगर आप अच्छी टाइपिंग कर सकते हैं एंड टाइपिंग इज योर जॉब, देन टाइपिंग, अच्छी टाइपिंग करना इज योर competency, you are competent of typing on a computer। तो इसमें आप देखते हैं जो मेन चीजें कि अगर किसी के पास लीडरशिप की कॉम्पिटेंसी है तो फिर आप उसको पे करते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि उसने बड़ी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, उसके पास कॉम्पिटेंट है वो, कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। देन डिसीजन मेकिंग,
कि अच्छे डिसीजन बना सकता है कि नहीं। हमने कहा था द एसेंस ऑफ मैनेजर्स जॉब इज टू मेक डिसीजन, कि उसने हर लेवल पे डिसीजन बनाना है। अगर वो अच्छे बना सकता है तो उसमें भी वो कॉम्पिटेंट है। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि कितनी अच्छी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकता है वो, कितनी मेजरेबल होगी, कितनी स्ट्रेटेजिक होगी, कितनी वो रियलिस्टिक होगी, तो वो उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को भी आप कहते हैं कि कॉम्पिटेंस है। अगर वो उसके पास है तो यू आर गोइंग टू गिव दैट कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पिटिशन टू दैट पर्सन। तो ये कॉम्पनसेशन आप जो है वो कर सकते हैं। देन ब्रॉड बैंडिंग क्या है? प्री सेट पे लेवल्स दैट डिटरमिन व्हाट पीपल आर पेड बेस्ड अपॉन द टाइप ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज दे पोजेस। आपने देखा बैंड्स बने होते हैं। दिस ब्रॉड बैंडिंग इज बैंड बना देना। कैसे? कि आपके पास ये टोटल आपके पास जो है वो स्किल लेवल हैं या आपकी जॉब लेवल्स हैं, तो आप कहते हैं कि दिस इज बैंड नंबर 1 एंड दिस इज बैंड नंबर 2। आपने क्या किया? बैंड बना दिए ब्रॉड। ये बहुत सारी जॉब्स इसमें आ रही होंगी, बट आपने इसको बैंड 1 एंड बैंड 2 बना दिया। वाई? कि इसमें जो फॉल करते होंगे, इस एरिया में जितने भी लोग फॉल करते होंगे वो बैंड 1 के होंगे और उनको सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो मिलेगा। इसमें जो फॉल करते होंगे शायद उनकी कॉम्पिटेंसीज कम है, वो बैंड 2 का हिस्सा होंगे, तो उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरीज मिलेंगी। लेट्स सपोज आप कह देते हैं कि जो बैंड 1 के लोग हैं इनकी सैलरीज जो हैं, बेसिक सैलरी पे जो इंसेंटिव मिलेगा वो इनको मिलेगा 10% ऑन देयर बेसिक सैलरी, और इधर आप कह देते हैं कि इनको मिलेगा 8%। तो ये आपने बैंड्स में डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह आप ब्रॉड बैंडिंग कर देते हैं कि ऑलरेडी आपने प्री सेट लेवल्स बना लिए होते हैं दैट डिटरमिन व्हाट पीपल आर पेड बेस्ड अपॉन देयर टाइप एंड लेवल ऑफ देयर कॉम्पिटेंसीज दे पोजेस। तो इस तरीके से आप एक ब्रॉड बैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी परफॉर्मेंस के लिए पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगेन ग्रुप जो बेस्ड कॉम्पिटेंसीज हैं, कॉम्पनसेशंस हैं, उनको ही हम टीम बेस्ड कॉम्पनसेशंस भी कह देते हैं। इंसेंटिव्स फॉर एम्पावर्ड वर्क टीम्स टू एक्सीड एस्टैब्लिश्ड गोल्स एंड शेयर इक्वली इन रिवॉर्ड्स। कि जो टीम्स होती हैं आपके पास, जो बहुत ज्यादा इनपुट हो रही होती है, किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हैं, उनको आप पूरी टीम को फिर एक साथ जिस तरह ग्रुप को रिवॉर्ड करते हैं, पूरी टीम को इस तरीके से आप रिवॉर्ड करते हैं। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन क्लैरिटी ऑफ टीम पर्पस एंड गोल्स, कि क्या उनके गोल्स बहुत हाई सेट किए हुए हैं, क्या उनके गोल्स में बहुत क्लैरिटी है, आपको पता है कि क्लियरली क्या ये गोल अचीव करेंगे, इस पर डिपेंड करता है। देन एबिलिटी ऑफ द टीम टू ऑब्टेन नीडेड रिसोर्सेज, कि कितने केपेबल हैं टीम मेंबर्स कि वो अपने रिसोर्सेज को इजीली ऑब्टेन कर लेते हैं। देन इफेक्टिव टीम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ट्रस्ट, ये भी कॉम्पिटेंसी है कि एक टीम में कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इफेक्टिव हैं, कितने अच्छे तरीके से वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस पर डिपेंड करा के आप ये देख सकते हैं कि टीम को आपने किस तरीके से रिवॉर्ड करना है, गोल्स कैसे हैं, कितने क्लियर गोल्स हैं, एक्विजिशन ऑफ रिसोर्सेज कितनी अच्छी है, एंड देन कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो कितनी इंप्रूव्ड और कितनी अच्छी हैं, उस पर आप एक टीम को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। नाउ एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन प्रोग्राम्स, पहली तो बात यह है कि एग्जीक्यूटिव्स हैं क्या। आपके पास 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट में, टॉप लेवल, देन यू हैव गॉट मिडिल लेवल, and then you've got lower level. Top level management, middle level management and lower level management. और इसके बाद आपके पास फिर आ जाते हैं नॉन मैनेजीरियल एम्प्लॉइज, नॉन मैनेजीरियल, नॉन मैनेजीरियल एम्प्लॉइज आ जाते हैं। अब जो एग्जीक्यूटिव्स आप कहते हैं, एग्जीक्यूटिव्स ऑल ऑफ देम फॉल इन दिस कैटेगरी, ओनली दिस कैटेगरी। मिडिल लेवल नॉर्मल मैनेजर्स होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स आर लाइन मैनेजर या जो भी हैं आपके, बट ऑल योर एग्जीक्यूटिव्स आर इन टॉप मैनेजमेंट। उसमें आपकी नॉर्मल जो पोस्ट होती हैं वो हो जाती हैं आपकी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, देन चीफ एचआर मैनेजर या एचआर ऑफिसर। तो ये आपकी क्या है, ये सारी एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स हैं।
अब एग्जीक्यूटिव पोस्ट का प्रॉब्लम ये होता है कि एग्जीक्यूटिव पे वही लोग पहुंचते हैं जिनके पास बड़ा कॉम्पिटेंसीज होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, एंड दे आर वेरी कॉम्पिटेंट जो भी वो काम कर रहे होते हैं। तो उस वजह से उनकी सैलरीज जो हैं वो भी बाकी लोगों से डिफरेंट होती हैं, हाईएस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा सैलरीज होती हैं। टॉप जो 500 फॉर्च्यून कंपनीज हैं उनके सीईओज बहुत ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैलरी पे लोग जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन कंपनी टू द अदर। तो एग्जीक्यूटिव सैलरीज जो उनके बोनसेस या उनको स्टॉक ऑप्शंस दे रहे हैं ये मे सीम हाई, मतलब क्या है कि आपको लगेंगे ये बहुत ज्यादा हाई है, बट दे आर नीडेड। अगर आप उनको हाई नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आपको अच्छा जो है एग्जीक्यूटिव नहीं मिलेगा। सो सैलरीज ऑफ टॉप मैनेजर्स, एग्जीक्यूटिव सैलरीज, बोनसेस एंड स्टॉक ऑप्शंस। ये स्टॉक ऑप्शंस क्या होती हैं अभी हम देखते हैं। स्टॉक ऑप्शंस मे सीम हाई बट competition for executive talent raises the price of hiring an executive because competition बहुत है। अगर कोई अच्छा सीईओ है मार्केट में तो हर कंपनी, हर मल्टीनेशनल कंपनी उसको देख रही होगी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बिकॉज वो आएगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, ज्यादा अच्छा डिसीजन मेकिंग करेगा, तो उसको ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को वो फायदा दे सकता है। तो उसका जो कंपटीशन है कि उसको हायर करना है, उसके लिए इस वजह से जो है उसकी प्राइस में बड़ा हाई होती जा रही है उसकी प्राइस, कि ज्यादा से ज्यादा सैलरीज डिमांड करते हैं और इसी वजह से ज्यादा सैलरीज जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर करती हैं। तो इनकी सैलरीज कई दफा आपको लगता है कि बहुत ज्यादा है, बट देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। देन हाई सैलरीज कैन बी अ मोटिवेटर फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। अगर आप मैनेजर्स को ज्यादा सैलरीज देंगे तो वो मोटिवेटर होता है। मोटिवेटर का मतलब है उसको मोटिवेट करता है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करता है उस जॉब में और उस जॉब को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाता है। तो ये इसमें हम कौन सी चीजों का ख्याल करते हैं, हम उनको सप्लीमेंटल फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन देते हैं। सप्लीमेंटल कॉम्पनसेशन जो है, जो सैलरी के साथ आपने उनको देनी होती हैं, वो हैं कौन कौन सी। डिफर्ड बोनसेस। डिफर्ड बोनस क्या चीज है? पेड टू एग्जीक्यूटिव्स over extended time periods to encourage them to stay with the company। आजकल मेन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक एम्प्लॉय आया, एक एग्जीक्यूटिव आया, आपने उसको ऑफर किया कि वी आर गोइंग टू पे यू 1 मिलियन रुपीज, 1 मिलियन रुपीज पर मंथ आपने उसको ऑफर कर दिया। थोड़ी देर बाद, 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद उसको 2 मिलियन की ऑफर आ गई, 2.5 मिलियन की ऑफर आ गई। तो क्या होता है कि वो बड़ी जल्दी स्विच कर जाता है कि 6 महीने आपके साथ काम किया, स्विच कर गया, बिकॉज सैलरी ज्यादा मिल रही है। तो आप इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, इस काम को खत्म करने के लिए आप उसको डिफर्ड बोनसेस देते हैं जो इनकरेज देम टू स्टे विद द कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप उसको कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ 5 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप 5 ईयर्स कहीं नहीं जाएंगे, तो हम आपको 3 मिलियन रुपीज आफ्टर 5 ईयर्स देंगे। तो जब वो अपने 5 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है, आप उसको 3 मिलियन रुपीज दे देते हैं। ये है डिफर्ड बोनस। वजह क्या है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी छोड़ के ना जाए, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे। लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेगा, आपको फायदा होगा। तो इस तरीके से आप डिफर्ड बोनसेस देते हैं। देन स्टॉक ऑप्शंस। स्टॉक ऑप्शंस क्या है? allow executives to purchase stock in the future at a fixed price। अब स्टॉक समझना इसके लिए बड़ा जरूरी है। ऑब्वियसली आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और अकाउंटिंग में और ये चीजों में स्टॉक का, शेयर का बारे में पढ़ा होगा। क्या होता है स्टॉक? जो है, हर कंपनी ने अपने कुछ शेयर्स जो हैं वो मार्केट में होते हैं उनके डिफरेंट लोगों के पास। अब एक शेयर की वैल्यू 2013 में द वैल्यू शेयर की है 100 रुपीज। आपके पास एक एम्प्लॉय 2013 में ज्वाइन करता है, 2013 में उसने आपको ज्वाइन कर लिया। अब इस स्टॉक की जो वैल्यू है आपकी कंपनी की, एबीसी कंपनी जो है आपकी, एबीसी कंपनी का स्टॉक होगा, उसका शेयर होगा, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज 2013 में। आप उसको कहते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स
because you are our team member, because you are a member of the organization, because you are an executive, तो आप 100 रुपए में किसी वक्त भी ये स्टॉक जो है ये परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। अब इस स्टॉक की जो वैल्यू है वो कैसे होगी, 2013, 2014, 2015 में इंक्रीज होती रहेगी, 100, 110, 120। अब अगर वो 2015 में आके ये स्टॉक परचेज करता है तो उसको 20 रुपीज का फौरन फायदा हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए कीमत क्या है 100 और अब उसको क्या मिल रही है 120। तो इस तरीके से आप उनको एक स्टॉक की ऑप्शन देते हैं कि वो किसी टाइम भी एक फिक्स प्राइस पे स्टॉक खरीद लेते हैं। इसमें दो फायदे होते हैं, एक तो आपने उसको कॉम्पनसेट कर दिया मैनेजर को, अब मैनेजर कॉम्पनसेट हो गया, खुश हो गया, मोटिवेट हो गया, उसको प्रॉफिट भी हो गया, फायदा भी हो गया। दूसरा जो मेन फायदा आपको साथ साथ हो रहा होता है कि स्टॉक की प्राइस का ऊपर जाना और नीचे आना जो है वो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस पे। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम कर रही है तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाती रहेगी, शेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा काम नहीं कर रही तो स्टॉक की प्राइस नीचे आती रहेगी। जो स्टॉक होल्डर होता है या जो शेयर होल्डर होता है वो आपका ओनर भी होता है, वो मालिक होता है उस कंपनी का। तो जब उसके पास स्टॉक ऑप्शन होगी और वो स्टॉक खरीद लेगा तो वो मैनेजर कभी भी नहीं चाहेगा कि इसका स्टॉक जो है कंपनी का नीचे जाए, वो उसको मजीद इंप्रूव करने के चक्कर में रहेगा, मजीद इंप्रूव करने की कोशिश करेगा। तो इस कोशिश में क्या होगा, उसको फायदा तो हो गया बट साथ साथ उसने कंपनी की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करना शुरू कर दिया, बिकॉज उसका उसमें पर्सनल गेन भी है। ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स एंड पर्सनल नीड्स अब कंबाइन होगी, दोनों का फायदा है इसमें। तो ये एक साथ फायदा हो जाता है स्टॉक ऑप्शंस देने का। देन हायरिंग बोनसेस, कॉम्पनसेट फॉर द डिफर्ड कॉम्पनसेशन लॉस्ट व्हेन लीविंग अ फॉर्मर जॉब। अब यहां हमने कहा कि हम उसको ऑफर कर रहे थे कि वो 5 इयर्स अगर उनके साथ काम करेगा तो 3 मिलियन रुपीज हम उसको दे देंगे, 30 लाख रुपीज दे देंगे, ठीक है फाइन। लेकिन किसी और कंपनी में वो जा रहा है जो उसको कंपनी ज्यादा अच्छी सैलरी पे कर रही है और 4 इयर्स उसने सर्व कर दिया है, 1 साल रहता है, 1 साल और सर्व करे तो उसको 3 मिलियन मिल जाएगा। तो जो नेक्स्ट कंपनी है वो कहेगी कि ओके फाइन, वी आर गोइंग टू गिव यू सम हायरिंग कॉम्पनसेशन, हायरिंग बोनसेस, तो आप हमारे पास आए, हम आपको 2.5 मिलियन जो है वो एक्स्ट्रा बोनस दे देते हैं, आप आ जाए हमारे पास। ये आपका हायरिंग बोनस होता है जो आप किसको ऑफर करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को ऑफर करते हैं, जो आपके लिए अगर दूसरी कंपनी से छोड़ के आ रहे हैं जॉब तो उनको आप कोई ना कोई उनका डिफर्ड बोनस का जो लॉस हो रहा होता है उसको फायदा करने के लिए, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए आप उनको दे देते हैं ताकि वो इजीली आपको ज्वाइन कर लें। नाउ एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन प्रोग्राम्स, अगेन सप्लीमेंटल नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन पर्क्विस्टीज। अब ये पर्क्स होते हैं, कुछ पर्क्स क्या होते हैं जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं लेकिन आपको उसका डेली लाइफ में कोई ना कोई फायदा होता रहता है एम्प्लॉय को। उसमें क्या क्या है, पेड लाइफ इंश्योरेंस, कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पे करती रहती है कंपनी। लाइफ इंश्योरेंस का नॉर्मली मतलब ये होता है कि व्हेन यू आर डेड तो आपकी फैमिली को पैसे मिल जाते हैं, बट आजकल ये है कि इफ यू आर पेइंग योर लाइफ इंश्योरेंस फॉर 25 ईयर्स, तो इफ यू आर अलाइव और यू आर डेड 25 ईयर्स के बाद आपको जो है वो पैसे लाइफ इंश्योरेंस के लम सम अमाउंट मिल जाती है। तो ये उसको फायदा होता है या उसकी फैमिली को फायदा हो जाता है। देन क्लब मेंबरशिप्स के स्पोर्ट्स क्लब आपने ज्वाइन किए होते हैं, देन यू गॉट डिफरेंट क्लब्स जिसमें आप गेम्स कर सकते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, ये डिफरेंट क्लब्स होते हैं जो एम्प्लॉयज को ज्वाइन करवा देते हैं। तो उन क्लब्स की जो मेंबरशिप फी है वो फी आपकी कंपनी पे कर रही होती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्क्स, पर्क देती है आपको कि आपके क्लब की मेंबरशिप फी जो है वो कंपनी पे कर रही है। देन कंपनी कार्स, कंपनी उनको कार्स देती है कि आपको ट्रेवल करने में अगर प्रॉब्लम है तो आपको एक कार दे दी जाती है, और एंड में इसमें यह भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये कार आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 6 इयर्स, जितना भी उसका टाइम होता है, आपको आपकी हो जाती है, आपको मिल जाती है। थोड़ी सी कॉस्ट पे करने से आपको वो कार, आप कार के ओनर बन जाते हैं, आप मालिक बन जाते हैं उसके। तो इस तरीके से होता है। देन इंटरेस्ट फ्री लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स का क्या मतलब है,
नॉर्मली अगर आप बैंक से पैसे लेते हो, बैंक से आपने पैसे लिए 1 लाख रुपीज, तो उस पे वो कहेंगे कि हमें आप 20% इंटरेस्ट दें, 10% इंटरेस्ट दें। कंपनी आपको अपने पास से या किसी बैंक से फाइनेंस करके आपको लोन दे देती है कि ओके यू कैन यूज दिस 5 लाख रुपीज, यू कैन यूज दिस 10 लाख रुपीज फॉर नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट 4 years, जो भी आपको जरूरत होती है। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अस, व्हेन यू आर गोइंग टू रिटर्न दिस लोन टू अस, वी विल नॉट चार्ज यू इवन अ सिंगल पेनी। एक पेनी भी आपको, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा। मतलब इंटरेस्ट उस लोन पे कोई नहीं होगा जितना आपने लिया। सपोज यू हैव टेकन 1 लाख ऑफ रुपीज एज अ लोन फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन, तो 1 लाख ही आपने वापस करना है 1 साल बाद, 2 साल बाद, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया। तो इंटरेस्ट फ्री लोन्स ऑफर कर देती है एज अ पर्क। लीगल एंड टैक्स काउंसलिंग, आपके बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम्स होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। उसमें वो कहते हैं कि जो लॉयर है वो हम आपको उसकी काउंसलिंग फ्री करवा देंगे। या टैक्स की प्रॉब्लम्स हैं तो उसके लिए भी लॉयर जो है वो आपको फ्री आपकी काउंसलिंग करेगा। ये आप HR डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को एक बेनिफिट देती है, एक पर्क देती है। देन मॉर्टगेज असिस्टेंस, अगर आपने घर लेना है, गाड़ी लेनी है या कोई ऐसी चीज लेनी है जिसके लिए मॉर्टगेजिंग करनी है आपने, कि आप उसको इंस्टॉलमेंट्स पे पैसे पे करेंगे, तो उसकी भी असिस्टेंस जो है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है ताकि आपको बहुत सारी चीजों में आपकी हेल्प हो सके और आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये सारे पर्क्स हैं जो एग्जीक्यूटिव्स को नॉर्मली दिए जाते हैं। कार दे दी, पेड लाइफ इंश्योरेंस दे दी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स दे दिए, लीगल एंड टैक्स काउंसलिंग दे दी, मॉर्टगेज असिस्टेंस दे दी। किस लिए? टू रिटेन देम एंड टू अट्रैक्ट देम। बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने का मतलब यह है कि आपने अच्छे और स्किल्ड एम्प्लॉय को रिटेन करना है कि वो आपके साथ रहे एंड हाईली परफॉर्म करता रहे। और हाईली परफॉर्म करेगा तो कंपनी को इवेंचुअली फायदा होगा, और कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी ग्रो करेगी। तो दिस इज ऑल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो कितना बेहतर तरीके से इसको एम्प्लॉय को जो है वो मोटिवेट करता है और रिटेन कर लेता है। देन अगेन सप्लीमेंट्री नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन में क्या आ जाता है? गोल्डन पैराशूट। इट इज मोर ऑफ अ लीगल टर्म, गोल्डन पैराशूट। जिस तरह आपने गोल्डन शेक हैंड का नाम सुना होगा, ये उसी टाइप की चीज होती है। बट गोल्डन शेक हैंड में नॉर्मली आप किसी को, अगर 60 इयर्स रिटायरमेंट एज है और आपको एम्प्लॉय नहीं चाहिए और वो 50 इयर्स का हुआ है, 10 इयर्स स्टिल यू हैव टू पे हिम सम सैलरी, सम बोनसेस, तो आप उसको एक लमसम अमाउंट दे के 50 इयर्स में रिटायर कर देते हैं एंड यू कॉल इट अ गोल्डन शेक हैंड। अब गोल्डन पैराशूट जो है ये नॉर्मली आपकी एम्प्लॉयमेंट में एक क्लॉज होता है जो आपने और एम्प्लॉयर ने मिलके बैठ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होते हैं कि आप उसके लिए क्या करेंगे एज एन एम्प्लॉय, और वो एज एन एम्प्लॉयर आपके लिए क्या करेगा। उसमें एक क्लॉज होता है, उसमें एक पॉइंट होता है विच इज नेम्ड एज गोल्डन पैराशूट। इसका अगर ले मैन लैंग्वेज में हम मीनिंग देखें तो पैराशूट हमारे किस काम आता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल जहाज में जा रहे हैं और वहां हमें इमरजेंसी हो जाती है कि जहाज क्रैश करने लगा है या कोई जहाज में प्रॉब्लम आ गई है, तो वी यूज दैट पैराशूट टू लैंड आवरसेल्व्स समवेयर सेफ। अदरवाइज गिरेंगे तो ऑब्वियसली वो तो बचेगा ही नहीं बंदा, लेकिन आप पैराशूट को यूज करके अपने आप की सेफ्टी कर लेते हैं। ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके गोल्डन पैराशूट एक क्लॉज होता है जो क्या होता है देखते हैं। प्रोटेक्ट executives when a merger occurs by providing severance pay or a guaranteed position। अब इसमें जो एक कॉन्सेप्ट नया आता है जो आपको ऑलरेडी में भी पता होगा, मर्जर अकर्स, मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होती हैं, कॉर्पोरेशंस होती हैं दूसरी कंपनीज के साथ, अलायंसेस होती हैं। अब मर्जर का सिंपली मीनिंग देख लेते हैं कि एक कंपनी ए है, ये काम कर रही है, एक कंपनी बी है, ये काम कर रही है, ये भी लैपटॉप बना रही है और ये भी लैपटॉप बना रही है। एक टाइम पे कंपनी ए जो है ये देखती है कि इट इज नॉट मेकिंग एनी प्रॉफिट्स, इसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नो प्रॉफिट्स,
लेकिन इसके पास कुछ एक्सपर्टीज या कुछ है, कुछ मशीन्स हैं, कुछ ऐसा है, कुछ है। अब पहले इस कंपनी का नाम ए है, इस कंपनी का नाम बी है। बी जो है उसको भी कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वो भी देखना चाह रहा है कि उसको स्पेशलिटीज चाहिए। अब ये दोनों कंपनीज आपस में मिल जाएंगी, ये दोनों कंपनीज मिलके क्या बना लेंगी, सम ए बी कंपनी। ये क्या हो गया, इनका मर्जर हो गया, दे हैव मर्ज्ड, दे हैव बिकम वन कंपनी। तो अगर जब ऐसा होता है, जब मर्जर्स होते हैं, एक्विजिशंस होती हैं, तो प्रॉब्लम ये आता है कि कई दफा इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 100 एम्प्लॉई है और इस ऑर्गेनाइजेशन के पास भी 100 एम्प्लॉई है। दोनों के पास 100 एम्प्लॉई थे जब वो अलग-अलग इंडिपेंडेंट कंपनीज थी। अब उनका मर्ज हो गया, मर्ज हुआ तो बहुत सारे लोग जो यहां इन पोस्ट पे थे वो इन पोस्ट पे इधर भी थे, तो अब उनको निकालना पड़ेगा, बिकॉज नाउ एज वन कंपनी यू माइट नीड 150 पीपल, और यहां कितने हैं, 100 इधर से आते हैं और 100 इधर से आते हैं, तो ये 200 लोग हैं। तो 200 लोगों में से 50 आपके पास जो हैं वो एक्स्ट्रा लोग हैं। 50 यू डोंट नीड देम बिकॉज यू हैव मर्ज्ड विद सम अदर कंपनी, और उसकी एक्सपर्टीज, उसके लोग, उसकी चीजें भी आप यूज कर रहे हो। अब ये जो 50 लोग हैं इनका क्या होगा, तो इस रिस्क से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एम्प्लॉय अपनी सेफ्टी के लिए इस क्लॉज को बड़े ध्यान में रखता है कि गोल्डन पैराशूट की ऑप्शन है या नहीं है, कि इफ इन फ्यूचर लेट्स सपोज 2 कंपनीज आर मर्जिंग, मर्जर हो रहा है, तो एम्प्लॉय कोई जो ये 50 एम्प्लॉय हैं जिनके चांसेस हैं निकलने के, जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनकी परफॉर्मेंस भी ठीक थी, जो काम भी ठीक कर रहे थे, सब कुछ सही था, लेकिन नाउ दे हैव टू गो, तो इनको फिर कौन सी चीज प्रोटेक्ट करती है, दैट इज अ गोल्डन पैराशूट। दिस इज अ क्लॉज जो कहता है कि अगर आपको मर्जर के दौरान हमने आपको निकाला या आपको जाना पड़ा किसी वजह से, तो वी आर गोइंग टू गिव यू सम लम सम मनी, इतना पैसा दे देंगे। नहीं तो जब नई कंपनी ए बी फॉर्म हो जाएगी उसमें हम आपको एक पोजीशन अच्छी देंगे। तो ये 2 चीजों में से किसी एक चीज की गारंटी जो है वो लाजमी होती है। जिस चीज को ये क्लॉज, ये पॉइंट कवर कर रहा होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, उसको हम कह देते हैं गोल्डन पैराशूट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब आप एग्जीक्यूटिव्स को स्पेशली कॉम्पनसेट कर रहे होते हैं तो उनके लिए आपने ये लाजमी रखा होता है। नाउ इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन, इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फॉर योर एक्सपैट्रिएट, compensation for a person who you have sent for your assignments in some other country, overseas चला जाता है वो। Important to understand the statutory requirements of each country, legal requirements, statutory requirements are legal requirements, legal कि दूसरी कंपनी, दूसरी जो कंट्री है उसका लॉ का क्या कहता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप पाकिस्तान में एक बंदा काम कर रहा है एंड द मिनिमम वेज इज कि आपने उसको लेट्स सपोज 10,000 मिनिमम वेज देनी है, लेकिन यही बंदा जो है अगर यूएसए में काम करता है, पाकिस्तान एंड यूएसए, और वहां मिनिमम वेज लेट्स सपोज वो कहते हैं कि इट्स $500, $500 आपको जब कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू around 50,000 or more these days। तो 50,000 एक जगह पे मिनिमम सैलरी है और आपकी जगह पे कितनी सैलरी है, 10,000। तो दिस डिफरेंस मस्ट बी मेंटेन्ड बिकॉज उनकी स्टैट्यूटरी लॉज, उनकी जो लॉज हैं, उनके लेबर लॉज हैं, वो कहते हैं कि मिनिमम आपने 500 पर मंथ उसको देना है। तो ये एक्सपैट्रिएट कैसे जाके उस कंट्री में काम कर सकता है जब आप उस कंट्री के लॉ ही नहीं फॉलो कर रहे। कैसे आप कहेंगे कि हमने इसकी सही कॉम्पनसेशन की है। तो सबसे पहले तो आपको उनके लॉज देखने पड़ते हैं, लेबर लॉज हैं, देन चाइल्ड लॉज हैं, देन कॉम्पनसेशन लॉज हैं, ये सारे आपको कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर यू आर मेकिंग एन इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन। फिर आपने इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन पैकेजेस जनरली यूटिलाइज द बैलेंस शीट अप्रोच यूजिंग द 4 फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर उस बैलेंस शीट अप्रोच में हम यूज करते हैं, बेस पे, then differentials, then incentives and then
असिस्टेंट प्रोग्राम्स, इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बेस पे, द पे ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपेरेबल जॉब्स एट होम। मतलब ये है कि बेस पे होती है जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पे होती है जो आपकी जॉब से रिलेटेड होती है। पाकिस्तान में आपके पास एक एम्प्लॉय है काम कर रहा और उसका टाइटल क्या है, GM, ही इज अ जनरल मैनेजर, पोस्ट है उसके पास। अब ये जनरल मैनेजर जो है पाकिस्तान में इसकी सैलरी जो है दैट इज लेट्स सपोज 10,000 कितनी सैलरी हमने कहा, सॉरी 10 lakhs। ये सेइंग कि पाकिस्तान में अगर GM कोई काम कर रहा है तो उसकी 10 लाख सैलरी है, ठीक है। नाउ USA में जो एक जनरल मैनेजर है उसकी सैलरी हो सकता है कि 15 lakhs हो, 15 lakhs। तो अब आपने क्या किया कि 15 lakhs और 10 lakhs को कंपेयर किया। ये क्या थी आपकी बेस पे को आपने कंपैरिजन किया, द पे ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपेरेबल जॉब्स एट होम, कि घर में मींस कि अपनी कंट्री में कितने पैसे ले रहा था उस जॉब पे, और अब ओवरसीज क्या है तो कितने पैसे ले रहा है। ये आपको बड़े गौर से कंपेयर करना पड़ता है, देखना पड़ता है। देन डिफरेंशियल्स, अब ये पाकिस्तान में इसका जो एक्सपेंस था, जो बच्चों की फीस, स्कूल की फीस थी, पेट्रोल का खर्चा था, गाड़ी का खर्चा था, दिस वाज समवेयर 5 लाख पर मंथ। ये 5 लाख में गुजारा कर रहा था, इसको 5 लाख सेविंग हो रही थी। जब ये इधर जाता है इसी करेंसी में तो इसका खर्चा जो है दैट इज 12 lakhs। 12 lakhs इसका खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब ये डिफरेंशियल्स हैं। कॉम्पनसेशन गिवन टू ऑफसेट हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग अब्रॉड, कि अगर पाकिस्तान में रहता तो उसका 5 लाख खर्चा होता, अगर वो USA में रह रहा है तो उसका खर्चा कितना हो रहा है, 12 lakhs। तो दिस इज कितना डिफरेंस आ गया, 7 lakhs का। ये 7 लाख जो है ये आपका डिफरेंशियल है, कौन सा, जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ एजुकेटिंग द फैमिली, द चिल्ड्रन, और जो आपका वहां बिल्स हैं, जो आपके डिफरेंट जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग के आपके एक्सपेंसेस है, अगर उनमें डिफरेंस है इन योर कंट्री एंड इन दी अदर कंट्री तो उसको आपने मैनेज करना होता है, उसको आपने इसमें इंक्लूड करना होता है, और फिर आपने कॉम्पनसेशन डिटरमिन करनी होती है फॉर एन एक्सपैट्रिएट जो आपके इंटरनेशनल असाइनमेंट्स के लिए गया हुआ है। नाउ इंसेंटिव्स, अब इंसेंटिव्स जो हैं वो आपने किस तरीके से उसमें इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन में ऐड करने हैं। इंड्यूसमेंट्स गिवन टू एनकरेज एम्प्लॉय टू एक्सेप्ट ओवरसीज असाइनमेंट्स, कि आपने उसको ऐसे इंसेंटिव्स देने हैं, आपने उसको ऐसे अट्रैक्टिव पैकेज ऑफर करना है जिससे वो ओवरसीज असाइनमेंट जो है वो अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर ले। प्रॉब्लम ये है कि एक बंदा अपनी कंट्री में सेट है, फैमिली है, उसके बच्चे हैं या उसके पेरेंट्स हैं, वो एक कंट्री में अच्छे तरीके से अपने कल्चर में, अपने रिलीजन में, अपनी लैंग्वेज में खुश है, ठीक काम कर रहा है। आपने उसको ओवरसीज भेजना है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू चेंज द होल सिनेरियो ऑफ हिज और हर लाइफ। तो उस जो शिफ्ट करने के लिए इनकरेजमेंट है कि क्या, वही बात आ जाती है कि व्हाट्स इन इट फॉर मी। जब आपने उसके इस पार्ट को मजीद कवर करना है कि अगर आप ओवरसीज असाइनमेंट एक्सेप्ट करते हैं तो आपको इतने पैसे, इतने पर्क्स, ये चीजें आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी, तो दैट इज कॉल्ड कि आप उसको इंसेंटिव्स दे देते हैं और वो ओवरसीज असाइनमेंट इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। देन वी हैव दिस असिस्टेंस प्रोग्राम्स। असिस्टेंस प्रोग्राम्स क्या है, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस इन्वॉल्व इन मूविंग अ फैमिली अब्रॉड एंड इन प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज ओवरसीज। आप उनको असिस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ओवरसीज जाना है किसी बंदे ने और उसने अपने घर को पूरा पैक करना है, और पैक करके उसने ऑब्वियसली लोड करना है, लोड करके दूसरी तरफ लेके जाना है जो उसकी एसेंशियल्स हैं चीजें। अब वो पैकिंग जो होगी पूरे घर की एसेंशियल चीजों की, उस पर कुछ कॉस्ट आएगी। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो पैकिंग की जो फैसिलिटी है, पैकिंग की जो सर्विस है, वो उनको दे देते हैं।
अब वो चीजें जाके अनपैक करनी है दूसरी कंट्री में, तो हो सकता है कि वहां भी उनके लिए वो अरेंजमेंट्स ऐसी करा दें कि अनपैकिंग सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हो जाए। फिर फैमिली है, फैमिली की टिकट्स हैं, फैमिली ने जो है वो ट्रैवल करना है, फैमिली ने डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम मूविंग वन कंट्री टू द अदर कंट्री वो फुलफिल करनी है। तो इन सारी चीजों के लिए आप उनके लिए असिस्ट करते हैं, उनको ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं वो आप बनाते हैं कि उनके लिए फायदा हो जाए और उनको आसानी हो मूव करने में। तो ये हमने देखा कि इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन जब हम ग्लोबल विलेज में कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर सेंडिंग आवर एक्सपैट्रिएट फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर कंट्री, तो वी हैव टू सी एंड वी हैव टू कीप इन माइंड दीज थिंग्स। नाउ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द लेक्चर, समरी में हमने सबसे पहले बात की कि इंसेंटिव्स क्या होते हैं, जिसमें हमने बात की कि ग्रुप इंसेंटिव्स होते हैं कुछ और कुछ इंडिविजुअल इंसेंटिव्स होते हैं। तो हमने कहा कि इंडिविजुअल इंसेंटिव्स ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो आप किसी एक इंडिविजुअल को देते हैं जब उसका नेचर ऑफ वर्क इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी अदर वर्कर, कि किसी और वर्कर की कंट्रीब्यूशन उसके काम में नहीं होती। दूसरी तरफ हमने कहा कि पूरे ग्रुप को भी हम ऑब्वियसली करते हैं, इंसेंटिव्स देते हैं कि वो आपके साथ रहें एज अ ग्रुप। तो उस ग्रुप में बेहतर तरीके से आप तब कॉम्पनसेशन दे सकते हैं कि जब वो ग्रुप पूरे का काम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, इंटरडिपेंडेंट हो, कि 3, 4, 5, 6 लोग मिलके एक काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसको हम जब इंसेंटिव प्लान बनाएंगे उसके लिए तो ग्रुप इंसेंटिव बना देंगे, और जब इंडिविजुअल के लिए बनाएंगे तो वो इंडिविजुअल के ऐसे जो इंडिपेंडेंट उसका काम हो, तो उसके लिए हम जो है वो इंसेंटिव्स बना लेंगे। देन पेइंग फॉर परफॉर्मेंस की हमने बात की, जिसमें कुछ हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की। सबसे पहले पीस रेट की बात की। तो पीस रेट में हमने कहा कि हम देखते हैं कि कितने पीसेस बनाए हैं उसने। 20 पीसेस बनाए हैं, ठीक है। 30 पीसेस बनाए हैं, थोड़ा सा इंसेंटिव दे दो। 40 बनाए हैं और इंसेंटिव दे दो। देन हमने गेन शेयरिंग की बात की कि अगर किसी की परफॉर्मेंस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन कुछ पैसे, कुछ प्रॉफिट किसी भी टर्म में गेन करती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो जितना गेन्ड पार्ट होता है उसका, जितना उसने पैसे या प्रॉफिट गेन किया होता है, वो एम्प्लॉय के साथ शेयर कर लेती है। दैट इज कॉल्ड आवर गेन शेयरिंग। देन वी टॉक्ड अबाउट वेज इंसेंटिव प्लान्स, कि आप पर आवर बेसिस या पर वीक बेसिस उसका इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। कि अगर आप इंसेंटिव देते हैं आप उसको कि अगर 8 घंटे काम कर रहे थे पहले तो 8 रुपीज पर आवर मिल रहा था, अब तुम अगर 10 घंटे काम करोगे तो हमें 10 या 11 रुपीज पर आवर जो है आपको दे देंगे। तो ये प्रॉफिट जो है वेज इंसेंटिव प्लान जो है वो इस तरीके से आप डिजाइन कर लेते हैं। देन प्रॉफिट शेयरिंग ऑलमोस्ट इक्वल टू गेन शेयरिंग, बट गेन शेयरिंग में किसी एक एम्प्लॉय, किसी एक ग्रुप का ज्यादा साथ होता है। प्रॉफिट में पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है मिलके एट द एंड ऑफ द ईयर कितना प्रॉफिट बनाती है, उसमें से आप कुछ पार्ट अपने एम्प्लॉयज के साथ शेयर करते हैं। जिसमें हमने एग्जांपल देखी कि वॉलमार्ट जो है उसने ओपन बुक स्ट्रेटजी, उसने प्रॉफिट शेयरिंग स्ट्रेटजी रखी है कि जितना प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमाएगी उतना प्रॉफिट जो है उसमें से कुछ जो हिस्सा है वो शेयर करेगी अपने एम्प्लॉयज के साथ, ताकि वो मोटिवेटेड रहें, ताकि उनको इंसेंटिव मिले और वो लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते रहें। देन वी टॉक्ड अबाउट लमसम बोनसेस, कि आप 6 मंथ्स बाद, 1 ईयर बाद, 5 ईयर्स बाद कुछ एक लमसम, एक टोटल अमाउंट एम्प्लॉयज को दे देते हैं कि ये आपका हिस्सा है। एम्प्लॉयज उसको जो है वो रिसीव करके मोटिवेट होते हैं और काम करते रहते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट एग्जीक्यूटिव इंसेंटिव्स, कि जब एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है या एग्जीक्यूटिव को आप हायर करते हैं तो उसको कौन कौन से देते हैं। डिफर्ड बोनसेस हमने कहा टाइम बेस्ड होते हैं, कि अगर आप हमारे साथ, इफ यू कंप्लीट 5 years टाइम, तो हम आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देंगे, सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड देंगे। किस लिए करते हैं आप ये, कि लोग आपके साथ जो है वो रहें। जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो बार बार जॉब स्विच करते रहते हैं, बिकॉज दे आर ऑफर्ड बेटर सैलरीज। ज्यादा सैलरी जैसे ही मिलती है तो एक एग्जीक्यूटिव दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाता है, तो उसको 5 years अपने साथ रिटेन करने के लिए आप उसको डिफर्ड बोनस देते हैं। देन स्टॉक ऑप्शंस देते हैं। स्टॉक ऑप्शंस की हमने बात की कि शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं जो डिटरमिन करते हैं कि कौन उसका मालिक है। जिसके पास शेयर्स होंगे कंपनी के वो उसका मालिक होगा। इस तरीके से कंपनीज ने स्टॉक्स और शेयर्स रखे होते हैं। तो हम एग्जीक्यूटिव्स को कहते हैं कि वो किसी भी टाइम पे ये जो शेयर्स हैं या जो स्टॉक है
इसको किसी एक फिक्स अमाउंट पे खरीद सकते हैं। एक तो हम उसकी परफॉर्मेंस जो है या उसकी जो उसको जो हमने हायर किया हुआ है उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। दूसरा हम इसमें मेन फायदा क्या गेन कर रहे हैं कि ही बिकम्स एन ओनर, वो ऑनर बन जाता है, मालिक बन जाता है। तो एज अ मालिक फिर जब वो सोचता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरी कंपनी जो है ग्रो करेगी और मुझे शेयर्स की वैल्यू मेरी बढ़ती रहेगी, डिविडेंड ज्यादा आता रहेगा, तो मुझे भी इसमें से फायदा हो रहा है, तो वो फिर काम भी अच्छा करता है। देन हायरिंग बोनस देते हैं, जिसका हमने ये बात की कि हो सकता है किसी पिछली ऑर्गेनाइजेशन जिससे छोड़ के आ रहा है उसमें उसका डिफर्ड बोनस बना हो, साल रहता हो, 6 महीने रहते हो, लेकिन आप उसको कह रहे हैं कि हमें ज्वाइन कर लो, तो उस बोनस का जो उसको जो लूज करता है अपने पैसे, जो लॉस होता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप उसको हायरिंग बोनसेस दे देते हैं कि बिकॉज वी आर हायरिंग यू, तो हम तुम्हें ये बोनस ऑफर करते हैं, तुम उसका जो है वो तुम्हारी कॉम्पनसेशन हो जाएगी। देन पर्क्स की हमने बात की कि पर्क्स ऐसी चीजें हैं जो नॉन फाइनेंशियल नॉर्मली कंसिडर की जाती हैं। उसमें आपको कार दे देंगे, कंपनी कार, कि कंपनी की कार आप यूज करें जैसे मर्जी, और उसके बाद आपकी लाइफ इंश्योरेंस दे देंगे। फिर उसमें बहुत सारी और चीजें थी कि इंटरेस्ट फ्री लोन दे देंगे और ऑफिस आपका जो है वो बेहतर हो जाएगा, या पर्क्स डिफरेंट आपको और मिले होते हैं। नॉर्मली ये एग्जेक्टिव्स को मिलते हैं, लोअर लेवल जॉब्स के लिए ये नहीं होते, कम होते हैं या नहीं होते, डिपेंड करता है कंपनी की क्या पॉलिसी है। Then we talked about very important factor which was golden parachute. गोल्डन पैराशूट हमने कहा कि जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें एक डीड साइन होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी जॉब करनी है एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए, और उस जॉब करने के एवज उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय को कितना फायदा देगा, कितना रिवॉर्ड करेगा, कितना पे करेगा, ये सारे एग्रीमेंट्स, सारी जो क्लॉजेज हैं वो सारी लिखी होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट में। अब उसमें एक क्लॉ होती है, एक उसमें पॉइंट होता है जिसको हम गोल्डन पैराशूट का पॉइंट कह देते हैं। गोल्डन पैराशूट का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि पैराशूट हम नॉर्मली तब यूज करते हैं जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो हमें वो काम आ जाता है, हमें सेव कर लेता है, हमें गारंटी होती है कि शायद हम किसी सेफ जगह पे लैंड कर जाएंगे, किसी सेफ जगह पे आराम से उतर जाएंगे। गोल्डन पैराशूट कंपनीज में जो इसका मकसद है वो ये है कि अगर मर्जर होता है, कंपनी ए एंड कंपनी बी मर्ज हो जाती हैं, तो हो सकता है कि जो नई कंपनी फॉर्म होती है कंपनी ए बी, उसको एम्प्लॉयज कुछ कम चाहिए हो, बिकॉज सेम पोस्ट के एम्प्लॉय दोनों कंपनी से आ जाएंगे, तो वो पोस्ट जो है उस पर एक एम्प्लॉय चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन आपके पास 2 हैं या 4 हैं, तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि 1-2 एम्प्लॉयज या जितने भी एम्प्लॉयज आपको नहीं चाहिए वो आपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल देने हैं, खत्म कर देना, उनको डाउन साइज कर देना, राइट साइजिंग करने के लिए। तो जब ऐसा मौका आ जाता है कंपनीज में कि मर्जर करना पड़ता है, उनको एक्विजिशंस हो जाती हैं उनकी, या उनकी जो है वो दूसरे किसी के साथ अलायंसेज हो जाती हैं कंपनीज के साथ, तो उसमें गोल्डन पैराशूट का जो एक्ट है, क्लॉ है इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, ये प्रोटेक्ट करता है कि अगर ऐसा काम होता है तो फिर हम आपको या तो लमसम कुछ अमाउंट देंगे जिससे आप अपना थोड़ा टाइम गुजार सकते हैं, नई जॉब देख सकते हैं, एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं, और वी आर गोइंग टू गिव यू सम गुड पोजीशन इन द नेक्स्ट फॉर्म्ड कंपनी, कि जो नई हम कंपनी फॉर्म करेंगे किसी के साथ मर्ज होके या कोई एक्विजिशन होगी, तो उसमें हम आपको या तो अच्छी पोस्ट पे लेके जाएंगे, अगर अच्छी पोस्ट पे ना रख सके तो हम आपको लमसम अमाउंट ऑफ मनी देंगे जो आपके फ्यूचर में किसी चीज के काम आ जाएगी। तो ये गोल्डन पैराशूट का जो है वो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन, कि जब आप इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन कर रहे हैं अपने एक्सपेट्रिएट की, अपने उस वर्कर की जो आपके लिए काम करने दूसरी कंट्री में गया हुआ है, तो उसकी बहुत सारी चीजें हमने देखनी होती हैं। उसमें क्या क्या था कि पहले तो आप ये देखें कि आपकी होम कंट्री के लॉज और जो होस्ट कंट्री है उसके लॉज क्या कहते हैं, क्या डिफरेंस है उनके लेबर लॉज में, उनकी मिनिमम वेज कितनी है, आपकी मिनिमम वेज कितनी है, उनका टाइम लिमिट कितना है, आपका टाइम लिमिट कितना है, कितने आवर्स काम कर सकते हैं, कितने आवर्स काम नहीं कर सकते, ये आप देखें। देन यू ऑल्सो कंपेयर द बेस सैलरी ऑफ द सेम जॉब इन योर होम कंट्री
एंड ऑफ द सेम जॉब इन द होस्ट कंट्री, उस कंट्री में उसकी बेस पे कितनी है और आपकी कंट्री में उसकी बेस पे कितनी थी। फिर हमने कहा कि बैलेंस शीट अप्रोच होती है जिसमें वो कुछ चीजों का ख्याल करते हैं, जिसमें मेन क्या ख्याल करना है उन्होंने कि एम्प्लॉयज को उन्होंने ऐसी सिक्योरिटीज देनी है जिससे वो जा सकें, ओवरसीज काम कर सकें। एक तो उसमें था कि इंसेंटिव दें कि वो ओवरसीज जाके उस चीज को एक्सेप्ट करें और जो है वो इजीली आपकी जॉब परफॉर्म कर सकें। फिर हमने कहा कि उनको डिफरेंस दें, यहां उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ और थी, वहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ और है, वो डिफरेंस को पूरा करें, जितना भी एक्सपेंस एक्स्ट्रा हो रहा है वो पूरा करें। फिर इस तरीके से हमने कहा कि असिस्टेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए कि अगर उनको फैमिली को शिफ्ट करने में या किसी चीज में प्रॉब्लम आ रहा है तो वो आप एज एन HR मैनेजर, एज एन ऑर्गेनाइजेशन उस एम्प्लॉय की हेल्प करें कि उसको फैमिली को मूव करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये इंटरनेशनल कॉम्पनसेशन का जो था हमारा, ये हमने आज सारा डिस्कस किया है जिसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स थे। इसको प्लीज रिवाइज करें एंड ऑल्सो कंपेयर द एग्जाम्पल्स इन योर बुक एंड ऑल्सो रिकॉल द एग्जाम्पल्स वी कीप डिस्कसिंग इन आवर लेक्चर। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे। सो अब के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच एंड कीप रीडिंग, कीप एंजॉयिंग योर सब्जेक्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।